प्लेन मिरर में काफी चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ व्यू वाली चीज। वेलोसिटी ऑफ इमेज में ये याद रखना कि पैरेलल वाली वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और इमेज की हमेशा इक्वल होती है, और परपेंडिकुलर में रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये याद रखना जरूरी है। साथ ही साथ इंक्लाइंड मिरर्स हमने देख ही लिया है, पैरेलल मिरर्स हमने देख लिया था, रोटेटिंग मिरर देख लिया था, रोटेटिंग इंसिडेंट रे देख लिए, यही सब होता है। अगली चीज है कर्व्ड मिरर, यानी कि अब हम ऐसा मिरर यूज करने वाले हैं जो कि कर्व्ड है। तो कैसे बनाया जाता है एक कर्व्ड मिरर? इसके लिए एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लेते हैं। एक ग्लास का स्फीयर है जो कि हॉलो है अंदर से, उसके एक पोर्शन को अगर कट कर दिया जाए तो आपके पास ऐसा कुछ पोर्शन मिलेगा, कटोरी के शेप का, या जो आई लेंस आपने देखा हो उस तरह का शेप मिलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे सिल्वरिंग कर रहे हो, किस सरफेस को सिल्वरिंग कर रहे हो, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम अंदर वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दें, कैसे बना सकते हैं? अगर बाहर वाली सरफेस को आप सिल्वरिंग करते हो तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। ऐसे केस में जो मिरर बनता है उसे कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। सिमिलरली अगर अंदर वाली सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया जाए तो बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, और ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं वो अभी हम समझ जाएंगे। इसके अलावा दो टर्म और यूज होती हैं जो कि है रियल और वर्चुअल। एक चीज हमें पता है कि आप मिरर के पीछे नहीं जा सकते, है कि नहीं? मिरर के पीछे आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि कुछ है, एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट जो रियल होगी, असली ऑब्जेक्ट अगर रखनी है तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में ही रखी जाती है। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो साइड रिफ्लेक्टिंग वाली साइड है उसे रियल साइड कहा जाता है। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है तो वो रियल है, अगर वहां पे इमेज बनती है तो वो रियल इमेज कहलाती है। मिरर के पीछे वर्चुअल दुनिया होती है, वहां अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई लग रही है आपको तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाती है, और वहां अगर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होती है। जो शेडेड वाली साइड है उसे वर्चुअल कहा जाता है, और जो रिफ्लेक्टिंग वाली साइड है उसे रियल कहा जाता है। तो रियल और वर्चुअल का आंसर देते समय बस ये याद रखना है कि हमारी ऑब्जेक्ट या इमेज किस तरफ लाई कर रही है। अगर वो रिफ्लेक्टिंग वाली साइड है तो रियल होगी, और अगर शेडेड वाली साइड है तो वर्चुअल होगी। कॉपी कर लो फटाफट। कौन से क्वेश्चंस? नहीं, वो मैंने नेट से उठाए थे क्योंकि मेरा स्पॉटलाइट था, 8 बजे खत्म हुआ था, तो फिर रात को मुझे बोला गया कि पेपर बनाना है।
हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो आगे हम कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लिख लो टर्मिनोलॉजी। तो ये मान लेते हैं हम हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली टर्म जो यूज की जाती है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आपने स्फीयर को भले ही कट कर दिया पर उसका जो कर्वेचर है उसकी रेडियस तो नहीं बदलने वाली है, तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनाते हो जो कि मिरर को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती है और आप ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन इसी लाइन के अलोंग देख रहे हो, तो इस लाइन को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस मिरर को जहां पर कट करती है उसे जनरली P से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। इसको भी जनरली C से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम कह देते हैं पोल। पोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन के लिए। ऑब्जेक्ट, इमेज या आगे चल के फोकस हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज की जो डिस्टेंस मेजर करी जाती है वो हमेशा पोल से की जाती है, समझ आए? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होगी वो ऑब्वियसली r, ये उसी स्फीयर की रेडियस है जिससे आपने इसे कट किया है। r को कह दिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ अगर मैं इस रेडियस की बात करूं, क्योंकि ये कटोरी की तरह है जैसे बॉल वगैरह होता है आपके पास, तो ये जो रेडियस है ये ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये आपको बता रही है साइज ऑफ मिरर के बारे में। अगर ये बहुत छोटा हुआ तो मिरर छोटा होगा, ये बहुत बड़ा हुआ तो बड़ा होगा। इसे मैं स्मॉल आर कह देता हूँ और इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ एपरेचर। तो जितना बड़ा रेडियस ऑफ एपरेचर है उतना बड़ा आपका मिरर होता है, छोटा है तो छोटा होता है। ये वो जनरल टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाएगी मिरर को पढ़ते समय। किसी को किसी में डाउट? लिख लो फटाफट। कैपेसिटर कौन सा? कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, पर वो डिपेंड करेगा कि कर्व्ड है तो फिर वो प्लेट की तरह काम नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है, उसको एपरेचर से तो मतलब ही नहीं है ना कुछ। चलिए अगली चीज है इमेज फॉर्मेशन इन कर्व्ड मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कर्व्ड मिरर। अब यहाँ हम जो डिराइव करेंगे वो डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, पर वो कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, लेकिन उसी तरह का सिमिलर डेरिवेशन आ जाता है। हम किसी एक का कर लेते हैं बस। ठीक है, तो मैं एपरेचर का रेडियस नहीं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। ये मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये हो गया हमारा पोल।
ठीक है, यह है आपकी ऑप्टिकल एक्सिस और यहां मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कैसी है, रियल है वर्चुअल है? रियल ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्वियसली क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट से रे निकले, कहीं से आई होगी फिर ऑब्जेक्ट पे गिरी होगी, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके मिरर के ऊपर जाए। तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो जाके कहां टकराएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इस तरह से कुछ, समझ आया? ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल। किसी भी स्फीयर पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया जाता है। तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो भी कहां से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस तरह से मैं शो कर सकता हूं, ये है हमारा नॉर्मल। तो ये जो एंगल है इनके बीच का, इससे कह दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके ऊपर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आना चाहिए वो इससे नीचे आना चाहिए, तो रे इस तरह से आ जाती है। और क्लियरली हम दे सकते हैं कि रे क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है, इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो एंगल आएगा ये होगा आर, और आपको पता है रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, एक रे जो कि ऑब्जेक्ट से निकल के और पोल पे टकराई होगी उसके साथ क्या होगा जरा बताओ मुझे। एज इट इज इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 0। तो रे इस तरह से आ गई और दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तो वहां क्या बन जाती है, इमेज। यानी इमेज का फॉर्मेशन यहां हो चुका है, ये है आई। कोई दिक्कत? अब जनरल टर्म्स में क्या यूज किया जाता है, जो इमेज की डिस्टेंस पोल से होती है उसे हम लिखते हैं v से। तो v हो जाती है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसे जनरली हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कुछ इस तरह से पोल। कोई दिक्कत? यहां हमें पता है कि r इक्वल है i के, है ना। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और ये जिस जगह पे आके गिर रहा है उस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं m। यहाँ पे गिरी थी वहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, ये एंगल में कह देता हूं बीटा, और ये एंगल में कह देता हूं गामा। आर हमें पता है कि इक्वल है किसके, आई के। क्या आप कोई रिलेशन बता सकते हो एंगल्स के बीच में? पहली चीज तो आप बता सकते हो कि आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और सिमिलरली आप कह सकते हो कि बीटा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं अब आई को क्या करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। आई को अगर रिप्लेस करो, इक्वेशन को घुमा के अगर ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से आपको यहां से मिलेगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इसी में लौटना नहीं होता है, कई लोग इसी में दुखी हो गए। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैथ्स है ये, बेसिक 8वीं कक्षा वाली, समझ। इक्वेशन को ऐसे घुमा के जोड़ दिया है बस, है ना, तो दुखी मत हो जाना उससे। ये रिलेशन हमारे पास आ चुकी है। अब अगर मैं आपसे कह देता हूं इफ, ये इफ बड़ा जरूरी है, ठीक है ना, देख लो पहले चाहो तो। इफ अगर मैं कह देता हूं कि अल्फा बीटा गामा एंड आई आर स्मॉल, ये सभी छोटे हैं। स्मॉल का मतलब लेस देन 10 डिग्री, छोटे हैं तो पता है, ठीक है। अल्फा प्लस गामा ये इक्वल होता है 2 बीटा के। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। बात समझ आई? अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, सोच के देखो, गामा अगर बहुत छोटा होगा तो m और p, ये जो पॉइंट है m और p डायग्राम में, m और p इनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होगी क्या, नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे यहां से, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो p एंड m
कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड कर जाते हैं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। वाह, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो उसे आप कह सकते हो सिंपली NM अपॉन MO। tan गामा की वैल्यू NM बाय MI। दुनिया ट्रायंगल ही ढूंढती रह जा रही है तब तक। tan बीटा की वैल्यू, अब लोगों को दिखा ट्रायंगल कहां है कि नहीं। NM हर जगह से क्या हो जा रहा है भाई, कट। क्या हुआ, MC। हाँ, MC, ठीक है ना। और NM हर जगह से क्या हो गया, कट हो गया। मैं M को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, P से, तो मुझे यहां से मिल रहा है 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PI इज इक्वल टू 2 अपॉन PC। PO है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसे हमने क्या कहा था, U। I है इमेज की डिस्टेंस जिसे हमने कहा था V, इज इक्वल टू 2 बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है R। ये रिलेशन आती है तीनों की डिस्टेंस के बीच में, और इसे कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। जल्दी से छाप लो, कोई डाउट है तो पूछो। टाइम पास करते हैं इसमें यार। 10th में इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफ से प्रूव करी गई थी, है कि नहीं, क्योंकि तब इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। और जो वहां प्रूव कराया, वहां एक क्रिटिकल चीज बताना भूल गए होंगे, मैं बताऊंगा। अरे होगा इनका, छोड़ो। हो गया क्या? और जो लोग नहीं लिखना चाह रहे, मत लिखो। मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती लिखने की एक्टिंग करो। PDF आपको मिल जाता है, आप चाहो तो घर पे लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जो लिखना है आप चाहो तो पूरा लिख लो, जो आपकी श्रद्धा हो वो लिख लो, ठीक है। मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहा कि यही तुरंत पूरा लिखो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मिरर्स फॉर्मूला। इसी को जो एक और तरीके से लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है इस तरह से। ये हम लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/f, या इसी को लिख दिया जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ एक नई टर्म आ गई है f, 2/f, ठीक है ना। यहाँ एक नई टर्म कहलाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मिरर पे डिपेंड करती है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है f की वैल्यू है r/2। क्या ये मीडियम पे डिपेंड करती है? नहीं, ठीक है। तो ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट फॉर अ मिरर। मीडियम से रेडियस थोड़ी बदलेगी, छोटा थोड़ी हो जाएगा मिरर अंदर घुसते ही पानी में। मिरर तो उतना ही बड़ा है। एफ जो है फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। तो फोकस क्या है, फोकस एफ। तो फोकस है क्या, फोकस है अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस एफ फ्रॉम पोल। ये ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पर ये होता है एफ डिस्टेंस पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन बताएगा कि फोकस होता क्या है।
सर जहाँ पे सारी रेज मीट करती है, रिफ्लेक्ट करती। एक परिभाषा जो बताई गई है वो है कि ऐसा पॉइंट जहां दो पैरेलल रेज, किससे पैरेलल, वो ऑप्टिकल एक्सिस से पैरेलल रेज मीट करती हैं या मीट रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं या मीट करती हुई लगती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना हम इस चीज को एक बार प्रूव कर लें, है ना। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। वन नोट में प्राण त्याग दिए हैं अपने तीसरी क्लास में, इसके बाद एक और क्लास है, उसमें तो अंत हो जाएगा। हाँ, ये इसीलिए होता है ना, शायद वही इमेज बार बार करने से हैंग हो जाता है। चलो, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। जैसा कि हमें बताया गया है कि एक रे जो कि पैरेलल है ऑप्टिकल एक्सिस से, यानी कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी से। एक रे जो चली आ रही है इन्फिनिटी से, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है ना भाई। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से क्या ड्रॉप करूंगा मैं, नॉर्मल, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल है। और बस एक रिफ्लेक्टेड रे होगी यहाँ कुछ इस तरह से, है ना। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कह सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे कि रे इंटरसेक्ट कर रही है ऑप्टिकल एक्सिस को, यानी यही पॉइंट है जहां पे सारी रेज मीट करेंगी जो कि पैरेलल आ रही है कि नहीं। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं, हाँ क्या कहते हैं इसे, एम कह देते हैं। और जो पोल से उसकी डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं एक्स। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या है भाइयों, आर। बहुत बढ़िया बात। मैं क्या करता हूँ, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ लाइन के ऊपर। ये एंगल है आई, तो ये एंगल कितना है, आई। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं बोल देता हूँ एन। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल कौन कौन से, एम एन, एक और पॉइंट रख देते हैं डी, एम एन डी एंड एम डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपको सी एन की वैल्यू पता है, सी एन की वैल्यू कितनी है, बताते जाना भाइयों, सबको दिख रही है। सी एन की वैल्यू आर है, तो क्या आप सी डी की वैल्यू बता सकते हो, कॉन्ग्रुएंट है ना दोनों ट्राइंगल, r/2। तो क्या आप सी एम की वैल्यू बता सकते हो, ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है r/2। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, शायद बचपन में मैथ्स पढ़ाई गई हो तो आपको सी एम बताना है। अरे राम राम, हाइपोटेनस का कंपोनेंट लिया जाता है, बेस और परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेते कभी। r/2 वीकेंट आई, प्रभु रुक जाओ ना यार, रफ्तार का जुनून बना हुआ है तुम्हारे लोग। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी r माइनस r/2 sec i। लेकिन जैसा कि फोकस की परिभाषा कहती है कि कोई भी रे जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो तो फोकस से पास करनी चाहिए, और फोकस होना चाहिए r/2। तो क्या x की वैल्यू r/2 आई है, वो तो i पे डिपेंडेंट है। यानी ये कहना कि कोई भी रे जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी, ये सही है कि गलत है, गलत है। तो फिर सही क्या है, तो क्या है फोकस, क्या है फोकस, क्या आपको शब्द पता है या आप अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हो बस बिठाने के लिए आंसर, बताइए बताइए क्या हो सकता है, क्या कारण है कि ये r/2 आ जाएगा।
देख पैराक्सियल रे होनी चाहिए, ये शब्द मैं सुनना चाह रहा था पर बोला नहीं ना, अंतर होता है इसमें। ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ खास बात यह है कि अगर ध्यान देना इस बात के ऊपर, इफ आई इज वेरी स्मॉल, आई इज वेरी स्मॉल, अगर आई बहुत छोटा हो तो सेक आई को क्या लिख सकते हैं 1, तो x आ जाता है r/2 और ये आ जाता है f के इक्वल। यानी क्या हर पैरेलल रे जो ऑप्टिकल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास करती है? नहीं, सिर्फ ऐसी रे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री से कम होता है वही रे फोकस से पास करती है। तो फोकस की डेफिनेशन होती है द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस वेयर पैरेक्सियल रेज मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड फोकस। समझ आई क्या बात? जो मिरर्स फॉर्मूला है 1/f 1/v + 1/u, क्या वो हमेशा वैलिड है? बात समझ आई? वो सिर्फ कब वैलिड है? पैरेक्सियल रेज के लिए। तो इसीलिए हम उसे एंगल के साथ डिराइव करते हैं, क्योंकि जो अल्फा को tan अल्फा लिखने का अजम्पशन है वो तभी आ पाएगा जब आप रेज को कैसा मानो? पैरेक्सियल मानो। तो ये पूरी थ्योरी जो चल रही है वो किसके लिए चल रही है? पैरेक्सियल रेज के। तो जरूरी है कि पता हो पैरेक्सियल रे क्या होती है। ये छापो फिर लिखते हैं क्या होती है पैरेक्सियल रे। हो गया? सर एक क्वेश्चन था उसमें, मतलब जो हमने पढ़ा था ना सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज का, तो उसमें प्रोजेक्टाइल कर दिया था स्टोन को, और फिर एक रियल स्टोन के रिस्पेक्ट में, उसके रियल स्टोन के रिस्पेक्ट में बोल दिया वेलोसिटी, और टकराने के बाद तो सर उसमें एक कंपोनेंट वेलोसिटी का फिर लिया। कौन सा? पैरेलल वाला है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम रहता है। तो रिलेटिव में उसका कोई यूज है क्या? तो फिर क्यों लेंगे उससे? तुम्हारे भाई ने बता दिया, वही पूछ लेते। हो गया? लिखिए तो सवाल। इफ रेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, अच्छा ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? पैरेलल रेज के लिए ही है। फॉर रेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। इफ रेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आर इंसिडेंट, हाँ भाई, एट A I is equal to 60 degree, B I is equal to 30 degree, and C I is equal to 5 degree on a concave mirror of radius 60 centimeter. Find the position where they converge on optical axis. आंसर आराम से बताइए, समय लेते हुए अपना, पॉइंटों में मत जाइए। ये सवाल जो गलत करेगा मेडल मिलेगा उसको? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बताओ पहले का आंसर। 2 मेडल इसको निकाल के दो फटाफट। हाँ सब सही। टेक 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? उल्टी नहीं लगाई है, गलत लगाई है।
तो उसका ही आंसर दे रहे थे क्या तुम? ऐसा कह दो मैं पहले उसका आंसर दे रहा था 30 बनेगा। तो R1 माइनस 1/2 sec I, पहले वाले में 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरे में R1 माइनस 1/2 sec 30 डिग्री, और तीसरे वाले में R1 माइनस 1/2 sec 5 डिग्री। तो यहाँ तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर इंटू 0 यानी कि 0, यानी रे सीधा किस पे टकराएगी? पोल पे। सेकेंड वाले में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 60 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/√3। और C में क्योंकि रेज कैसी हो गई है? पैरेक्सियल रेज, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, x हो जाएगा सीधे R/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो जो फोकस की डेफिनेशन है वहां ये लिख तो लो कि फोकस कहाँ कैसे जाता है। तो क्या लिख सकते हैं हम? कहाँ गया फोकस? ये फोकस हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेक्सियल रेज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of paraxial rays on optical axis is focus. हो गया? तो कैसे पता लगेगा कि रेज पैरेक्सियल है क्वेश्चन में? क्वेश्चन की लैंग्वेज में इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। कौन सी चीज है? पहली चीज वो लिख सकते हैं रेज आर वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल एक्सिस। समझ आई बात? तभी हम मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और फोकस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगली चीज वो कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। समझ आई बात? और क्या कह सकते हैं? रेडियस ऑफ एपरेचर इज वेरी स्मॉल। अगर कांच बहुत छोटा होगा तो उसका साइज ऑप्टिकल एक्सिस के पास होगा, तो जो उसके ऊपर आके रे टकराएगी वो ऑब्वियसली पास वाली रही तो होगी। नहीं समझ आया? भाई बहुत छोटा कांच है, अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस है तो इस पे जो सबसे दूर रे भी टकरा रही है वो ऑप्टिकल एक्सिस से इतनी दूर टकरा रही है। इसी की जगह इतना बड़ा कांच है और यही ऑप्टिकल एक्सिस, तो सबसे दूर रे जो टकरा रही है वो यहाँ टकरा रही है। अरे समझ आई क्या बात? तो जितना रेडियस ऑफ एपरेचर छोटा होगा उतनी संभावना पैरेक्सियल रे होने की ज्यादा होगी। और अगर कुछ ना स्पेसिफाई किया गया हो तो भी पैरेक्सियल मान ले। समझ आई बात? यानी अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना करें तो भी आप पैरेक्सियल मान लेते हो। यहाँ पे एंगल बता दें अलग से, बड़ा एंगल दे दें, ऐसे अलग से नहीं लिखेंगे कि दिस इज अ लार्जर एंगल, लिख देंगे 60 डिग्री 30 डिग्री, तुम लगा दो 1/f पर और 1/u 1/u तो लौट जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा, फिर आपको ज्योमेट्री से ही करना पड़ेगा। ठीक है, बस तो ये है हमारा थ्योरी, और अब करने हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। हाँ भाई, वो इंतजार ही कर रहा था तुम्हारे उठने का। तुम्हें लग रही है सर्दी? लग रही? कुछ नहीं लग रहा? सुन लो तुम,
समझ आ रहा है? नहीं, नहीं समझ आ रहा है? नहीं, सुन लो तुम क्यों। चलो, तो पहला जो एग्जांपल रहेगा वो ऑब्वियसली समझाने के लिए रहेगा। तो जो लोग 10th क्लास से काफी अच्छी तरह ये क्वेश्चन कर चुके हैं वो लोग लाइट ले सकते हैं, पर जिनको सही में इससे डर लगता है और नहीं कर पाते हैं वो लोग ध्यान से सुन लें, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं एक ही बार बताऊंगा। बैठो, क्या हो गया उधर? ठंड लग रही है इतनी ज्यादा तुरंत? पर तुरंत कूलेंट थोड़ी छूटा होगा। कोई बात नहीं, चलिए। तो पहला सवाल है जिसमें कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखी है, ये एक मिरर है जो कि कैसा है, कॉनकेव है। पर कॉनकेव कॉन्वेक्स सबके लिए एक ही थ्योरी बता रहा हूँ मैं, सुन लेना, छापने की जरूरत नहीं है दोस्त। प्रभु प्लीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर में ले रहा हूँ यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर। स्टार्टिंग में जो बेसिक सवाल आते हैं उनमें ये पूछा जाता है, फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर का मतलब होता है रियल या वर्चुअल। ठीक है, जो भी है बढ़िया बात, प्लीज। इसलिए मैंने कहा था टैलेंटेड लोग लाइट लें, दिल पे ना लें, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, पर ठीक है, चल जानता। अरे बस देखो, तुम तबाह हो जाओगे उसके चक्कर में। ये तो उसका चैप्टर है, ये उसके डोमेन में है, समझ रहे हो? तुम सीखो। चलो, तो करने के लिए ऑब्वियसली मिरर फॉर्मूला यूज करना है, पर उसमें एक बहुत जरूरी चीज है, 1/f 1/v प्लस 1/u। जहां फॉर्मूला लिखा था वहां एक चीज लिख लो, पुट विद साइन। हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है। अब बात यह है, कुछ लोग साइन कन्वेंशन रटने लग जाएंगे, तो रटना नहीं है हमें। रटोगे तो लेंस आएगा, फिर प्रिज्म आएगा, 10 चीजें आएंगी, स्लैब आएगी, तो रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो है इंसिडेंट रे के ऊपर। इंसिडेंट रे के ऊपर ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर जब मिरर के ऊपर जाएगी तो बस ये बताइए कि किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट या राइट। मिरर के ऊपर जाके लाइट को गिरना है ऑब्जेक्ट से निकल के, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी लाइट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और कैसे करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम पोल इज पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? पोल से देखना है आपको। पोल को कैसा माना जाता है? ओरिजिन, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस वहीं से हम नाप रहे हैं, तो पोल इज ओरिजिन। अब जैसे ही आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट से निकल के रे लेफ्ट में जा रही है, यानी पोल से लेफ्ट वाली जो डायरेक्शन है वो तो हो जाएगी भाई कैसी? पॉजिटिव। और राइट वाली हो जाएगी कैसी? नेगेटिव। बात समझ आए? सेकेंड चीज आप अप्लाई करोगे मिरर्स फॉर्मूला। तो 1/f ये है 1/v प्लस 1/u। फोकस हमेशा लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बात समझ आ रही है? तो अब आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? सबसे पहले तो बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? नेगेटिव, क्योंकि हम देख सकते हैं फोकस यहाँ लाई करेगा और वो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मैं फोकल लेंथ को माइनस साइन के साथ रखूंगा। कितनी है फोकल लेंथ? 30। क्योंकि 60 रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ 30, तो यहाँ रखा जाएगा -30 इज 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 है और किस तरफ है पोल से? लेफ्ट, राइट में। और राइट क्या है? नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा -20। यहाँ से आपको मिलेगा 1/v, यह है 1/20 माइनस 1/30, यानी v की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितनी? 60 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बन रही है वो पोल से 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है। और साइन कैसा आया उसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी किस साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड असली दुनिया या वर्चुअल दुनिया?
तो यहाँ इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है ना। अब यही चीज ना यहाँ पे तो बड़ी आसानी से दिख जाती है। दिक्कत बच्चों को वहां आने लगती है जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे आगे चल के, एक से दूसरे की टकराएगी, दूसरे से तीसरे की टकराएगी रे, तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो हमेशा एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव काम नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर रिफ्लेक्शन के लिए मैं इंसिडेंस रे की डायरेक्शन देखूंगा और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन कर दूंगा, और फिर बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना। समझ आ गया? कर लो कॉपी। किया ना इमेज में। इसके अंदर होता है ना, पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, हो गया। फील्ड ऑफ व्यू इसमें कौन किस शेप में आता है? पढ़ते नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। वो एक ट्रायंगल ही बनाना होगा बस तुमको। उसके लिए हमें रेडियस ऑफ एपरेचर की जरूरत पड़ेगी। आखिरी वे जो टकरा रही है, फिर जहां इमेज बन रही है सिमेट्री से निकाल सकते हैं। पर इसमें क्या इतनी सारी चीजें हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर वैसे ही बहुत बड़ा है, चाहे तो और बड़ा हो जाएगा। चले। मच्छर आजकल बहुत हुए ना यहाँ पे, तुम लोगों को मिले क्या? नहीं, मच्छर आजकल ज्यादा लग रहे हैं ऐसा लगा मुझे। ये तो नहीं पता, पर आजकल चल तो रहा है ये सब। अरे यार ठीक क्यों हुआ? इसको ही तो कॉपी किया है। अरे पर वो वैसे नहीं आ रहा जैसे आता है, गंदे तरीके से आ रहा है एकदम। छप जा रहा है वो, नहीं बड़ा नहीं। अच्छा, वापस से चालू किया था ना। कॉपी नहीं कर पाएंगे, कॉपी करने की क्षमता छोड़ चुका है हमारा लैपटॉप। हाँ? कभी कभी इसका मन नहीं करता। मैं क्या बोलूं, बेचारे से इतना चलता है दिन भर, बहुत। शट डाउन भी तो करा नहीं मैंने उसे 1 डेढ़ हफ्ते से। हम्म। अरे राम। चलो, तो ये पहला है, इसमें ऑब्जेक्ट। एक बार और ट्राई करें, बार बार तो नहीं बनाने का मन करेगा यार।
120 सेंटीमीटर में वर्चुअल एक आंसर। 60 सेंटीमीटर रियल। 60 सेंटीमीटर। अब तो तुम्हारे जैसे अगेंस्ट हो गए हैं, मतलब है ना, सबने एकदम रे मान लो लेफ्ट की तरफ जाएगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब लगा देते हैं 1/f, ये है 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव, माइनस 1/20। 1/v प्लस u भी कैसा है? नेगेटिव। तो 1/v यहाँ से आया 1/30 माइनस 1/20। तो v आपको मिला -60 सेंटीमीटर। यानी दूरी तो 60 है, माइनस यानी कि इस तरफ यानी रिफ्लेक्टिंग साइड। तो वो क्या हो गया? इमेज इज रियल। 20 सेंटीमीटर और रियल सेकंड में। जी हाँ, 20 सेंटीमीटर रियल जवाब बताया जा रहा है। भाई साहब से पूछ रहा हूँ, इधर ऊपर कितना आया? अभी कर रहे हो? करो, देखें कितना आता है। चाहते हो, करना चाहते हो? जल्दी क्या करो ना यार, अभी तो ड्राइंग बना रहे तुम उसकी। ये चैप्टर तो कर सकते हो यार, इसमें तो कुछ नहीं है। जी हाँ, तो डायरेक्शन ये वाली हो गई हमारी पॉजिटिव और ये वाली हो गई नेगेटिव। फोकल लेंथ फिर से नेगेटिव, तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-60। तो v यहाँ से आया कितना? 20 -20, यानी कि इमेज इज रियल। मोनोटोनस हो जाता है, एक ही कलर से ले करेंगे, रंग बिरंगा होना चाहिए। तो भाई रिफ्लेक्टिंग साइड पे लाइट गिरी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तुम चरित्र पहले बता रहे हो, वैल्यू नहीं बता पा रहे हो। दर्पण की बात है, दर्पण ही जाने, हम तो नहीं समझ पाएंगे दोस्त। सिक्सटी सेंटीमीटर वर्चुअल आंसर थर्ड का बताया, फोर्थ का? थर्ड का आंसर चेक गया फोर्थ। ये बढ़िया टाइम पास कर सकता है आदमी। चलो बताओ, हमें क्या दोनों ही बता दिया। 60 सेंटीमीटर रियल, 60 सेंटीमीटर रियल। यहाँ लड़ाई करने क्या नौबत आ गई है, युद्ध होगा। सर 60 सेंटीमीटर रियल। 60 सेंटीमीटर रियल सर देते हुए यहाँ पर घर बैठे पार्टिसिपेंट केबीसी में नहीं होते, जैसे 1 लाख रुपए आपके घर पहुंच जाएंगे सर।
आसानी से दिया मतलब सेंटीमीटर। चलिए, जो लोग पीछे रह गए वो मेरे साथ आ जाएं। थर्ड वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। थर्ड वाले में रे किधर से आएगी, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है थर्ड में, राइट या लेफ्ट? तो इंसिडेंट रे इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में रखी हुई है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रे तो इसी तरफ से आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई क्या, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन आपकी हो गई नेगेटिव। अब मैं लगा देता हूं 1/f इज 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ आप देख सकते हो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। 1/v प्लस 1/u भी कैसा है, पॉजिटिव। 1/v की वैल्यू मिलेगी 1/15 माइनस 1/20। कितना हो गया भाई, v यहां से आपको मिल गया 60। अरे यार हद हो गई, नहीं प्लस आ रहा है, हाँ। तो यानी कि कैसी इमेज है, वर्चुअल। अचानक से रुक गए तुम लोग, है ना। ठीक है, वर्चुअल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव साइड मिरर के पीछे हो रहा है सब कुछ। जल्दी से फोर्थ का बताओ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत। अरे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, क्यों, वो प्लस कर रही है माइनस कर रही है। देख रहे तुम, चैप्टर एकदम खत्म कर दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा है सवाल पूछने के। किस क्लास का प्रभाव है, कक्षा 10, थोड़ी देर में खत्म होगा, आगे चल के होगा। चलो 1/f यह है 1/v प्लस 1/u। इस बार ऑब्जेक्ट इस तरफ ऐसे जाएगी तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी है, फोकल लेंथ अरे पॉजिटिव इज 1/v प्लस u कैसा है, नेगेटिव। तो v यहां से मिल गया 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आया यानी कि वर्चुअल। पांचवा सवाल, रेज इस तरफ जा रही है तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो लिखेंगे 1/f, फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u भी कैसा है, पॉजिटिव। तो 1/v आया 0 और v आ गया हमारे पास इनफाइनाइट। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। समझ आ रहा है, सोच के बताओ तुम। ये रेज रिफ्लेक्ट होके कहां जाएंगी, बोलो किस तरह से जाएंगी, रिफ्लेक्टेड साइड रहेगी। किधर जाएंगी, हाँ लेफ्ट साइड जाएंगी। और कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, इन्फिनिटी पे जाने के लिए, ठीक है। और कहाँ जाके मीट करेंगी, लेफ्ट में, तो कह तो सकते हैं कि रियल इमेज आएगी, रियल ही होगी, इतना सोचना क्या है, लिख लो। बहुत दूर अगर एक स्क्रीन रख देंगे तो वहां पे इमेज बनेगी ना। चलिए कोई दिक्कत इसके अंदर। एक शब्द होता है इंग्लिश का जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है, उसे कहते हैं ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाए।
फोकस पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट सेम लोकेशन। ऐसा कब होगा? ऐसा चाहो तो आप प्रूव करके भी देख सकते हो। ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। करके देख सकते हैं किसी एक के लिए चाहो तो। शब्द याद रखना, आगे क्वेश्चंस में आएगा। सिर्फ यही यूज नहीं है इस शब्द का। इसका मतलब ये है बस जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए, इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है और ये जो डिस्टेंस है ये r के इक्वल है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। आप अगर लगाते हो 1/f 1/v प्लस 1/u, तो आप लिख दोगे यहाँ से 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ही था। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी -r। समझ आया? तो यहाँ लिख भी लो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, क्या कोई ओह कोई आइडिया नहीं भाई, क्या करना है इस से। न्यूटन ने कुछ किया होगा पक्का। इन्वर्टेड प्रेस वाला प्रेस में लेके वापस हाँ, फ्लिंट और ग्राउंड सेम प्लेस, चलता रहता, कोई काम का नहीं। कर दिया ना, बस हो गया। अब एक बार बार उनके गाने गाते रहेंगे क्या, आगे भी बढ़ेंगे ना जीवन में। अच्छा, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखी हो तो कहाँ जाएगी, ये देख लो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस forms an image at infinity. ठीक है, FR03 में हुआ तो यहीं तक है। एक सवाल और लिख लेते हैं। देख लो, फॉर अ कॉनकेव मिरर of radius 60 centimeter, virtual image is formed at a distance of 10 centimeter from the pole. Find the position and nature of object. अच्छा, ये तो आपको ऑब्वियसली समझ आ ही रहा होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है। अगर ऑब्जेक्ट यू पे थी तो इमेज वी पे थी, तो ऑब्जेक्ट वी पे होती तो इमेज यू पे होती, वही तो फॉर्मूला है। वो एक तरीका है।
-7.5 सेंटीमीटर। देखते हैं। तुम्हारा क्या है? 7.5 करा ही नहीं तुमने। तुम्हारा क्या आ रहा है? सही है ना तुम्हारा? बोलते क्यों नहीं? लीड को सोच के मत रुक जाया करो। ऐसा सोचा भी क्यों तुमने? क्योंकि उन लोगों ने बोला ना 7.5, इसीलिए तो सोचा। हो सकता है मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हारा ही सही हो। कॉन्फिडेंस, बाप रे बाप, अलग ही लेवल है। को बताना क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, उनका डायग्राम दिख रहा है। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम? फॉर्मूला हमें पता है 1/f, ये होना चाहिए 1/v। रियल है कि वर्चुअल है? क्या आंसर है? 1/u। फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। क्या हमेशा इसकी नेगेटिव होगी? हाँ, तो कुछ लोग इसे रट लेते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रटो। आप बस लॉजिकली सोच के देखो, कोई भी लाइट रे अगर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो किस तरफ से आके इसके ऊपर गिर सकती है? देखो उधर, राइट से आके लेफ्ट पे गिर सकती है ना। तो हमेशा ही इसकी फोकस तो इसी तरफ लाई करेगा, तो आएगा तो हमेशा नेगेटिव ही ना। तो चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो, या ऐसा सोच लो कि रेस तो इधर से ही आई होंगी, कि तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो ये तो कैसा हो गया फोकल लेंथ, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगी? -30 इज 1/v, आपको दे दिया गया है पहले ही 10, और प्लस 1/u। यहाँ से आपको 1/u मिल जाएगा सिंपली -1/30 -1/10। समझ आया? u की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -7.5 सेंटीमीटर। यानी इमेज कैसी है? रियल। बाप रे बाप, कुछ फेंक के तो नहीं मारा? मैंने तो लिखा भी नहीं है इमेज भाई, मैंने तो लिखा भी नहीं है इमेज रियल है, मेरे मुंह से निकल गया। डरा देता है यार ऐसे मत करो यार, दिल का दौरा पड़ सकता, मर हो सकता आदमी। गाली वाली दिया कोई? मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा है। क्या हो गया? बोला ही तो था बस। तो आंसर क्या है? -7.5, नेगेटिव है यानी कि रियल। तो चाहो तो इस चीज लिख सकते हो कि हमेशा कॉनकेव या कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। ये स्टेटमेंट लिख लो, पर हमेशा करके एक बार जरूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंस में गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं जो कि है द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग डिवाइस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो तो मैंने मिरर नहीं लिखा है, इसका एक कारण है। क्या कारण है? आगे लेंस भी आएगा ना, तो उसमें भी ये काम कर जाएगा। पर मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा कॉनकेव की, आगे चलो देखेंगे लेंस में आएगा तब। पर ये स्टेटमेंट याद रखना, कन्वर्जिंग का हमेशा क्या रहता है?
नेगेटिव। तो डाइवर्जिंग का हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे पहले कि हिंसा हो, कोई मारने पीटने को उतर आए, मैं चले ही जाता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी अगली बार आने में, पिट गए एक लड़के से जो रे ऑप्टिक्स से ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने टीचर ही पीट डाला। कोई पूछे क्यों मारा भाई, अरे ये वर्चुअल को रियल बोल रहे हैं, ऐसे क्या चलेगा। ठीक है, चलो।